जेनजी शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? बहुत नॉर्मल सी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी लेने की आदत ही नहीं है, तो जिम्मेदारी कैसे लेंगे? आजकल पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है अपने जेनजीज बच्चों से, उनका ये रहता है कि इनको दरवाजा बंद करके रहना है, इन्हें जो है फोन में घुसे रहना है। मैं सिर्फ पेरेंट्स से बोलती हूँ कि दरवाजा नॉक करके सिर्फ उनसे ये मत कहिए कि बंद करके क्या कर रहे हो, उनसे पूछिए कि क्या बात है, वो क्यों डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जब बच्चा आता है तो आप उनको समझाइए मत, उनको ज्ञान मत दीजिए, एक कनेक्शन बिल्ड करिए। पहले हम करेक्शन कर रहे हैं बट कनेक्शन नहीं बना रहे हैं। कैसे बना सकते हैं कनेक्शन? कनेक्शन के लिए हमें फ्रेंड नहीं बनना है, बट हमें अप्रोच तो फ्रेंडली रखनी है। और फ्रेंडली अप्रोच का सबसे पहला नियम होता है नॉन जजमेंटल। समटाइम बच्चा वांट टू, बस क्या बैठ जाओ, आप अवेलेबल पेरेंट बन जाओ। अर्जुन हमारा बच्चा है और हमें कृष्ण बन के उसका मेंटोरशिप करनी है, हमें कोच बनना है, हमें प्लेयर बन के फील्ड पे नहीं उतरना है। इस समय जो स्टूडेंट होते हैं इस एज में, एक और प्रॉब्लम होती है हार्ट ब्रेक की। और वो जो ब्रेकअप के बाद हीलिंग को टाइम नहीं देते हैं। इफ दे ब्रोक देयर हार्ट, बुरा लगा है, तो उसके बाद आप उसको हीलिंग का टाइम तो दो। और हम हीलिंग की जगह पर कंधा एक ढूंढ लेते हैं। सिचुएशनशिप इनकी जनरेशन में है, घोस्टिंग इनकी जनरेशन में है। और ये जनरेशन बात भी करती है तो हम कि फ्रेंड विद द बेनिफिट्स पे बात करते हैं। एक और चीज़ होती है कि डेटिंग ऐप पर लोग जाते हैं सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए, तो उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? जो लोग फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, 1 मिनट में आपको उन्हें अपने बारे में बताना है। Oh God. 1 मिनट में मुझे बताना है। Yes. Hi friends. Hi, I'm Anjali Shrivastava. I'm a clinical psychologist and I'm a practicing 2 दशकों से ज़्यादा मैं काम कर चुकी हूँ। और अभी एज ए फ्रीलांसर मैं काम कर रही हूँ अनअलोम मेंटल वेलनेस क्लिनिक एंड साइकोलॉजिकल सेंटर की मैं फाउंडर भी हूँ। और ये मैंने शुरू किया था 2016 में, 16-17 में आई स्टार्टेड दैट अनअलोम। और उसके अंडर में मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स, साइकोलॉजी रिलेटेड वर्कशॉप्स, लोगों को जॉब की जो होती हैं प्लेसमेंट्स भेजना एंड मटेरियल्स प्रोवाइड करना, लॉट्स ऑफ थिंग। एंड मैं प्रैक्टिस करती हूँ, साथ साथ मैं कुछ हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट भी जाती हूँ। वन ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ मैं विजिट करती हूँ, कुछ ऐसे हॉस्पिटल है लखनऊ के जहाँ पर मैं एज ए कंसल्टेंट जाती हूँ। और एज ए फ्रीलांसर अभी काम कर रही हूँ खुद के क्लिनिक में। सिर्फ हॉस्पिटल में जाती हैं या कॉलेज या ऑफिसेज वगैरह में भी? नहीं, हॉस्पिटल्स में जाती हूँ। ओके ओके। तो हॉस्पिटल में जब जाती है तो क्या वहाँ पे क्या करना होता है आपको? किस तरीके का, मतलब मेंटल हॉस्पिटल में ही जाते हैं? हाँ, मेंटल हॉस्पिटल है और कुछ एक नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं। मतलब नॉर्मल हॉस्पिटल्स मतलब फिजिशियंस जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर एंजाइटी पेशेंट्स हैं या एकदम से वो पैनिक कर गए, किसी एक्सीडेंट के बाद अगर, या किसी बीमारी के बाद किसी को ट्रॉमा आ गया तो? हाँ, इस तरह का भी है। और नॉर्मल भी वो एंजाइटी पेशेंट्स होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में एक बहुत स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना या डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना। तो लोग उसके थ्रू जाने की जगह पर वो डायरेक्ट किसी फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करते हैं या किसी दूसरे तरह के डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। तो फिर वो हमें कॉल करते हैं कि मैम ये केस आपका है और आप आकर के देखिए। तो इस तरह के बहुत सारे नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ में जहाँ मैं विजिट करती हूँ। इवन सम टाइम में जैसे सर्जरीज होती है और सर्जरी के समय पेशेंट पैनिक हो गया तो आई एम डूइंग द हिप्नोथेरेपी एज वेल। तो कई बार होता है कि पेशेंट एनेस्थीसिया ही लेना नहीं चाह रहा है, वो इतना पैनिक कर रहा है, तो फिर एक रिलैक्सेशन और एक ट्रांस स्टेट में उसके लिए भी मैं कभी कभी जाती हूँ ना। ओके। तो हिप्नोथेरेपी में किस तरह से हिप्नोटाइज करते हैं, क्या करते हैं वो? क्योंकि फिल्मों में तो बहुत गलत तरीके से, अलग तरीके से दिखाते हैं, बट रियलिटी में कोई पेशेंट है, वो जैसे आपने बताया एनेस्थीसिया नहीं ले रहा है वो, तो हिप्नोथेरेपी के जरिए कैसे आप उसे समझाती, क्या प्रोसेस क्या होता है? हिप्नोथेरेपी जो आपने बिल्कुल सही बोला, हमारे मीडिया में, मूवीज़ में या जिस तरह से फ्लॉन्ट किया गया है हिप्नोथेरेपी को, एक्चुअल में वो नहीं होता। इट्स नॉट अ फैक्ट कि मैं आपको हिप्नोटाइज कर दूं और आप मुझे फॉलो करते हुए चले आए और मैं आपसे मर्डर करवा लूँ। हिप्नोटिज्म इज अ ट्रांस स्टेट बोलते हैं। ट्रांस स्टेट की आप डुअलिटी स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। यू नो दैट कि वेयर आई एम सिटिंग एंड होम इज इन फ्रंट ऑफ मी। और उसके बाद में लेकिन आपका अनकॉन्शियस भी उतना ही एक्टिव हो जाता है जितना आपका कॉन्शियस एक्टिव होता है। और ये हम काम करते हैं जब हमारे पास क्लाइंट या जो पर्सन होता है उसकी सजेस्टेबिलिटी पर, क्योंकि वाया कमांड हम ये चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं। हम कोई इंटॉक्सिकेंट, हम कोई इंजेक्शंस के थ्रू उसको नहीं हिप्नोटाइज कर रहे हैं, थ्रू कमांड और थ्रू सजेशंस कर रहे हैं। तो जो मेरी कैपेबिलिटी से ज़्यादा उस सामने वाले की कैपेबिलिटी कैसी है, उसकी सजेस्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, उससे उसकी हिप्नोटिज्म का प्रोसेस और आसान होता है। क्या क्या कर सकते हैं कि एक तो आपने ये बताया कि जैसे एनेस्थीसिया लेना या कुछ और भी, कोई किसी को ट्रॉमा है, बचपन की कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो क्या किन किन जगहों पर इसका यूज़ होता है?
बहुत ज़्यादा यूज़ है हिप्नोटिज्म का और हिप्नोथेरेपी का। इवन मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी यूज़ करती हूँ। इट्स वेरी न्यू फॉर जनरेशन, बट ये इसको आप जब मैं ये थेरेपीज़ करती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें बोलती हूँ कि इट्स फार अवे फॉर साइंस एंड नॉट इन फॉर द रिलीजन पर्पस, इज जस्ट फॉर पर्पस फॉर पर्सन हीलिंग ओनली। और हिप्नोथेरेपी जैसे आपने पूछा किस किस फील्ड में, डेफिनेटली कोई चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं या हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं बचपन के जो हम याद नहीं कर पा रहे बट हम एक्सपीरियंस करते हैं, या हम सडनली फील करते हैं मेरा कुछ एक ऐसा बिहेवियर है जो मुझे नहीं पता क्यों होता है बट वो सडनली आता है। और बहुत सारे इमोशनल इश्यूज होते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे फियर होते हैं जो हम ओवरकम नहीं करना चाहते, तो डेफिनेटली वहाँ पर हिप्नोथेरेपी बहुत काम करती है। और अब तो हिप्नोथेरेपी के साथ में हम सीबीटी करते हैं। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, जो कई बार हम पेशेंट को, जैसे आप बैठे हो आपसे बात करते हुए हम आपको सजेशन देंगे तो कई बार हमारा लॉजिकल या हमारा इरेशनल माइंड बार बार ब्लॉक करता है। तो जब हम ट्रांस स्टेट में होते हैं और हम सीबीटी देते हैं तो सजेस्टिबिलिटी अच्छी होने की वजह से हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं बहुत अच्छे के साथ में। ओके तो जैसे आपने बताया मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा बहुत है हमारे यहाँ पर, लेकिन यंग जनरेशन काफ़ी जो है वो एक्टिव है या काफ़ी अवेयर है। क्या अवेयरनेस कई बार प्रॉब्लम भी बन जाती है क्योंकि वो लोग सेल्फ डायग्नोसिस करने लगते हैं? सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सही बोला आपने कि अवेयरनेस होना, और अवेयरनेस किस डायरेक्शन में हो रही है। हम वो अवेयरनेस क्या इंस्टाग्राम से ले रहे हैं या वो अवेयरनेस हम नेटफ्लिक्स देख करके ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूजुअली आप अपने किसी यंग जनरेशन से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, आप उनके कॉमन टर्म सुनेंगे कि मेरा ये दोस्त नार्सिस्टिक है, मेरा ये फ्रेंड ऑटिस्टिक है, इसको ADHD बिहेवियर है, इसको डिप्रेशन हो गया है। दैट्स वेरी कॉमन वर्ड्स नाउ दीज डेज यूज। लेकिन अगर आप देखो तो क्या इन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग या एक्चुअल जो पर्सन सफरर है, वो जो महसूस करता है, हम अपने दुखी होने को बोल देते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता। तो अवेयरनेस होना अलग चीज़ है और उसकी एक प्रॉपर जानकारी होना एक अलग चीज़ है। आपके पास जो यंग जनरेशन या स्टूडेंट्स आते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या हो रही है? मैं जेनजी की बात कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी उनको? देखिए, जेनजीज की तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें है कि उनको अवेयरनेस तो है चीज़ों की, लेकिन जो मेरे पास बच्चे आते हैं जिनको मैं फ़ील करती हूँ, सबसे ज़्यादा वो फ़ील करते हैं लोनलीनेस को। और दूसरा वो जो फ़ील करते हैं कि इतने कनेक्शन, लोनलीनेस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो लोनलीनेस इज़ नॉट अबाउट कि मेरे पास लोग नहीं हैं। लोनलीनेस इज़ कि मेरे पास लिस्ट तो बहुत है, कॉन्टैक्ट तो बहुत है, लोग तो बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हम बात कर पाएँ और जिसके साथ में हम थोड़ा कनेक्ट कर पाएँ या अपने इमोशन को शेयर कर पाएँ। दूसरी जो जेनजीज में प्रॉब्लम आ रही है वो इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। अपने इमोशंस आइडेंटिफाई करके उसे रेगुलेट करना होता है, आप वो नहीं कर पा रहे हो और आप इजीली बर्न आउट हो जाते हो चीज़ों के साथ में और बहुत जल्दी इमोशनली अपने आप को ड्रेन कर देते हो चीज़ों के साथ में, फोकस्ड नहीं हो चीज़ों के साथ में। प्रोकास्टिनेशन अगर आप देखेंगे तो इस समय बहुत बढ़ा हुआ है बच्चों में और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी है आजकल के यूथ जो है। सोशल मीडिया की वजह से उन्हें लगता है स्टार्टअप कर लूँ, ये भी जॉब कर लूँ, ये भी सीख लूँ, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। इसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें भी एक फोकस या एक आजकल उन्हें एक फोकस पर लाना बहुत जो है मुश्किल हो गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, डिस्ट्रैक्शन जो वर्ड आपने यूज़ किया। तो सोशल मीडिया पहले क्या था, कंपैरिजन नहीं था। अगर आप देखो कंपैरिजन इतना होता नहीं था। आप जब पढ़ रहे थे स्कूल में या कॉलेज में तो हमारे पास हमारी क्लासरूम होती थी कंपेयर करने के लिए, हमारे एक दो कॉलीग या हमारे रिश्तेदारों लोग होते थे। अभी हम पूरी दुनिया से अपना कंपटीशन कर रहे हैं और हमारा कंपैरिजन पूरी दुनिया से हो रहा है और ये 1-2 घंटे के लिए नहीं हो रहा, वो 24/7 चल रहा है। आप अपना सोशल मीडिया खोलते हैं, आप देखते हैं अरे मेरा फलाना दोस्त ने स्टार्टअप कर लिया, उसने अपनी ये रील पोस्ट करी, उसकी वायरल हो गई, उसने ये वीडियो बनाया, वो मेरी एज में इतना कुछ कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि आप कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी जा रही है। आप कुछ कर तो नहीं रहे, आप कुछ शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर आप कुछ शुरू करते हैं, आप स्थिरता नहीं देख पा रहे अपने अंदर में, आप फोकस्ड नहीं हो रहे हैं। तो और ज़्यादातर समय डिजिटल उसमें प्लेटफॉर्म पे बिताना भी आपको एक इजी वे लग रहा है, एक तरह की कोपिंग हो जाती है कि भाई मैं चीज़ों से एस्केप करके डिजिटल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है। बट अभी क्या है ना कि फ़ोन के बिना हमारा दिन नहीं गुजरता है, हम लोगों का नहीं गुजरता, यंग तो और भी ज़्यादा एडिक्ट हैं या फिर कह सकते हैं वो नीड हो चुकी है। क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि अब बिल्कुल तो मना नहीं कर सकते कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना और काम भी नहीं चलेगा, तो कोई तरीका हो सकता है कि ये पॉसिबल हो कि हम जो है एडिक्शन की तरफ ना जाएं, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, एक लिमिटेड यूज़ करें। अगर हम उन्हें बोलेंगे लिमिटेड यूज़ करो तो वो मानेंगे नहीं और वो चाहेंगे भी तो भी वो थोड़ी देर बाद फ़ोन उठा लेंगे, वो सोचेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, कुछ टाइम कुछ घंटे के लिए करेंगे बट फिर मन नहीं मानेगा।
तो इसका क्या तरीका है, कैसे? देखिए, मैं मॉन्क बनने को नहीं बोलूँगी हाँ। कि आप मॉन्क बन जाइए और आप बिल्कुल फ़ोन मत चलाइए या नहीं देखिए। रीज़न क्या है, कभी ये सोचा है हमने कि हम इतना फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हैं? नॉट इन अ यंग बच्चे या यंग जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप अगर हम सीनियर सब, सिटीजन्स हाँ। को देखिए, हम सब यूज़ कर रहे हैं फ़ोन। यस, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप आजकल सुन रहे होंगे कि डोपामिन स्पाइक। हम्म, तो डोपामिन जो होता है वो हमें अच्छा फील कराता है। जैसे हमने कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन किया, हमें मज़ा आया, हमने कुछ अपनी पसंद का खाया, हमें बहुत मज़ा आया, हमने कुछ गेम खेला, स्पोर्ट्स खेला, हमें मज़ा आया, हमने किसी के साथ घूमा फिरा, हमें बहुत मज़ा आया। ये रियल डोपामिन स्पाइक होता था। अभी क्या हो रहा है, अभी हम डोपामिन स्पाइक्स को या डोपामिन को कैसे हम बढ़ा रहे हैं अपने, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हम ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, हम रैंडम इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हम यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ब्रेन स्टिमुलेंट जो हो रहा है, ब्रेन को जो स्टिमुलेंट्स मिल रहा है वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिल रहा है और बहुत छोटे छोटे समय पे जल्दी जल्दी मिल रहा है। 30 सेकंड्स की रील, वो भी हम 2x पे देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम बिना हार्ड वर्क किए, बिना रियल वर्क किए हम मज़ा ले ले रहे हैं। तो काम जो रियल वर्क में आते हैं, अगर आप देखो तो अगर हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली से बात करना भी बहुत टाइम बाद बोरिंग लगने लगता है। आप बात नहीं कर पाते हो बहुत देर तक, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो। आपसे बोलो कि आप एक पूरी मूवी बिना अपना एडवर्टीजमेंट्स को स्किप किए हुए या पूरे गाने को आप सुन लो, तो बढ़ा करके देखेंगे, आप स्किप करके देखेंगे। रीज़न कि हम देख ही नहीं सकते हैं, हमने ब्रेन को इतना प्रेशर दे दिया है, उसको इतना डिपेंडेंट बना दिया है कि हमारे अंदर वो एक पेशेंस खत्म हो रहा है। तो ये मॉन्क नहीं बनना है, बट एक्चुअली डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और उसके कुछ नियम हैं और टिप्स हैं। प्लीज़ शेयर करिए। जो मुझे लगता है और मैं अपने क्लाइंट्स को बताती रहती हूँ, जो बेसिक कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहला जो मुझे लगता है, एक तो मॉर्निंग सेट करनी चाहिए। सुबह 30 मिनट्स, अगर 30 ज़्यादा लगे तो उसको 20 कर सकते हैं, बट 30 मिनट्स फ़ोन नहीं देखना है। उठते ही फ़ोन नहीं देखना है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा है, दिन भर में मुझे 30 या 40 मिनट्स के लिए अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रखना है। मुझे नोटिफिकेशन भी नहीं चाहिए पूरे दिन। 10 मिनट का डिले, या हम उसको टाइम आउट बोल सकते हैं कि जैसे मन कर रहा है फ़ोन उठा लो यार, बहुत देर से बैठे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम अपने आप को 10 मिनट बाद उठाएंगे, तो डिले कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स में जैसे अपनी स्क्रीन को ग्रे कर सकते हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट आया और उसने मुझे समझाया कि ग्रे स्क्रीन का क्या इम्पैक्ट होता है। वो पहले जो मूवीज़ या जो स्क्रॉलिंग करता था यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की, और हमने रिसर्च में ये देखा कि जो कलरफुल स्क्रीन है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हम बहुत देर तक करते हैं, उसमें डोपामिन जल्दी स्पाइक होता है। अगर वही स्क्रीन आपकी ग्रे में हो जाएगी, ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगी, तो आपकी स्क्रॉलिंग कम हो जाएगी, टाइम इमीडिएटली आपका हाफ हो जाएगा। मतलब हमें वापस ब्लैक एंड वाइट वाले पीरियड में जाना है। थोड़े समय के लिए, सिर्फ हमें तब तक के लिए ये मोड अपनाना है। इसको हम बोल सकते हैं 7 दिन से लेकर 21 दिन का समय हम ले सकते हैं कि हमारे ब्रेन को हमें थोड़े दिन के लिए प्रेशर को रिलीज करना है। उसको हम, मोबाइल क्या हो गया या गैजेट्स क्या हो गया आजकल के, ये हमारे मास्टर्स हो गए हैं और हम इनके स्लेव्स हो गए हैं। तो हमें स्लेवरी थोड़ी टाइम के लिए छोड़कर वापस, जिस दिन हम मास्टर बन गए 20, 21, 25 दिन बाद हम इसको वापस टूल की तरह से यूज़ कर पाएंगे। अभी हम वो मास्टर की तरह से हमें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, क्या नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से? सबसे पहला नुकसान तो ये हो रहा है कि आप सोशली डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक छोटी सी आप ऑब्जर्वेशन अगर देखें कि आप पहले अपने किसी दोस्त से बात करती थी या किसी से बात करते थे, तो लोग एटलीस्ट मैसेज में भी लंबी लंबी चैट्स करते थे। आज इमोजीज भेजते हैं, हम हूँ कर देते हैं, या हम कुछ एक टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो यानी कि हम जब मोबाइल जैसी चीज़ पे भी हम इमोजीज भेज के कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आप किसी से कुछ लंबा डिटेल मांगिए, वो थंब का आपको एक इमोजी भेज देता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्सेशन से ही बचते जा रहे हैं। जो सबसे ये कन्वर्सेशन बेसिक है, इट्स ऑक्सीजन, इट्स ऑक्सीजन ऑफ रिलेशनशिप। हर रिश्ते की एक ऑक्सीजन होती है, और बातचीत अगर बंद है तो धीरे धीरे रिश्ते कहाँ जाएंगे। सोशलाइजेशन, दूसरा पॉइंट, आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो। सोशल मीडिया पे तो हो, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कभी मिलने को नहीं होता है उनसे, है ना। तीसरा होता है कि आपके अंदर इम्पल्सिविटी बढ़ रही है, आप अपने अंदर जो आपका पेशेंस लेवल है वो कम हो रहा है। आपको, जैसे मैंने कहा, 2x पे देखना या उसको स्किप कर करके देखने का मकसद है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, इरिटेशन बहुत बढ़ रहा है, आप बोर होना नहीं चाह रहे हैं। आज की जनरेशन में आप किसी से भी बोल दीजिए सिर्फ तुम 30 मिनट्स के लिए बोर होकर दिखा दो, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, ना पेंटिंग करनी है, ना कलरिंग करनी है, बस ऐसे ही बैठना है, ऑब्जर्व करना है नेचर को, प्रकृति को, अपने घर को। बहुत डिफिकल्ट होता है, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनसे। अच्छा, जैसे आपने कंपैरिजन की बात की कि हम सोशल मीडिया से कंपेयर करते हैं, बट स्टूडेंट से बात करो या यंग लोगों से बात करो, उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स बहुत कंपेयर करते हैं उनका नेबर से या फिर जो है कज़न से, तो उसकी वजह से भी बहुत मेंटल स्ट्रेस से वो गुजरते हैं। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे, साथ ही स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे?
बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को ये कन्वे करना मुझे, जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं मुझे उनको बताना कि, और आप वो इमीडिएटली तो डिनाई मोड पे चले जाते हैं और मुझसे बोलते हैं मैम मैं कंपैरिजन नहीं करता। तो मैं उन्हें बताती हूँ कंपैरिजन करते हैं, बस हम इनडायरेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट वे में नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट कंपैरिजन मतलब हम किसी और को प्रेज कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अपने बच्चे के सामने कि उसको, उस बच्चे ने बहुत अच्छा कर लिया। हम अपने बच्चे को नहीं बोले कि तुम नहीं कर रहे हो, हम सिर्फ सामने, मेरे एक दोस्त के बेटे ने IIT क्रैक कर लिया, अरे पता है मेरे दोस्त की बेटी ने आज नीट निकाल लिया। हमने अपने बेटे को कोई मैसेज नहीं दिया, बट इनडायरेक्टली हमारे बच्चे ने क्या रिसीव किया कि अच्छा मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रही हूँ तो पापा या मम्मी मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो कंपैरिजन तो है और उसका डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस है। और सबसे पहले हमें ये भूलना पड़ेगा कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा सेम नहीं होता है, और जो बच्चा अलग है वो गलत नहीं है। अलग बच्चा हमारा अलग अलग तरह के इमोशन के साथ आ सकता है, अलग तरह के इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ आ सकता है, और ज़रूरी नहीं उसका मार्क्स, उसकी परफॉर्मेंस ही उसका पोटेंशियल हो सकता है कि उसका रियल पोटेंशियल कहीं और हो और हम उसको कंपेयर करके उसको किसी एक फील्ड में रख रहे हैं। तो पेरेंट्स को सबसे पहले है कि अपनी कंपैरिजन जो आप जो करते हैं किसी के साथ बंद करिए, क्योंकि वी कांट कंपेयर एप्पल विद द ऑरेंज। सेम फैमिली है बट हम कंपेयर नहीं कर सकते। हर किसी का क्या बोलते हैं, हर किसी की अपनी एक वैल्यू है, हर किसी की अपना एक इम्पोर्टेंस है। आपने तो बोला कि इनडायरेक्ट, पर इनडायरेक्ट ही नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स तो डायरेक्ट बोलते हैं, बहुत बोल देते हैं कि जो है वो देखो उसने तो ये निकाल लिया, तुम अभी तक नहीं कर पा रहे, तुम घर में बैठे हुए, अगर कोई स्टार्टअप कर रहा तो तुम्हारा तो चल ही नहीं रहा है बिजनेस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो फेस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट कई बार भी करते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं। अब जब उन्हें कन्फ्रंट करिए तब वो बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, बट डायरेक्ट ही होता है बहुत सारी चीज़ें कि आपका स्टार्टअप नहीं चल रहा है, आपसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो देखो, नॉट इन अ स्टडी मटेरियल ओनली, इवन बॉडी शेमिंग को लेकर के कि तुम दौड़ते नहीं हो सुबह जा करके तो तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, या तुम अपनी कलर को देखो कितना टैन हो रही है, या तुम अपने बालों की केयर नहीं कर रहे हो, हर चीज को, हाइट को लेकर के, बॉडी वेट को लेकर के। तो घर से ही इसकी शुरुआत होती है। तो कंपैरिजन हम सिर्फ स्टडी या पढ़ाई लिखाई को नहीं, हम ओवरऑल करते हैं। तो ये हर एक बच्चे को हमें ये समझना होगा, और जब तक वो खुद से बच्चे के अंदर से नहीं आएगा कि हाँ मुझे अपनी फिजिक का ध्यान रखना है या हमें अपनी स्टडीज़ का ध्यान रखना है, जब वो खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी लेगा, बच्चे जब पेरेंट्स कंपैरिजन करना बंद करेंगे तो बच्चे के अंदर खुद से आएगा कि मुझे अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी है, ये मेरा रोल है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आजकल पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है अपने जेनजीज बच्चों से, उनका ये रहता है कि इनको दरवाज़ा बंद करके रहना है, इन्हें जो है फ़ोन में घुसे रहना है, इन्हें देर रात तक सोना है, सुबह लेट उठना है, घर के काम में हेल्प नहीं कराना है। तो ये बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। तो ऐसे में आप ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ पेरेंट्स से बोलती हूँ कि दरवाज़ा नॉक करके सिर्फ उनसे ये मत कहिए कि बंद करके क्या कर रहे हो। उनसे पूछिए कि क्या बात है, वो क्यों डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कुछ, क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चे बैठते हैं ना तो पेरेंट्स यूजुअली बच्चों को समझाना शुरू कर देते हैं, देखो तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम बाहर नहीं निकल रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे। तो बच्चे वो नहीं सुनना चाहते, उन्हें पता है। आप अगर ज़्यादातर जनरेशन के बच्चों को देखेंगे तो दे नोज कि वो कहाँ पर गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। तो वो आपसे वैलिडेशन नहीं मांग रहे हैं उस समय उस चीज़ की, तो वो सिर्फ सुनना चाहते हैं समटाइम कि आप जब बच्चा आता है तो आप उनको समझाइए मत, उनको ज्ञान मत दीजिए, एक कनेक्शन बिल्ड करिए पहले। जो हमारी जनरेशन में अभी हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स और बच्चों में जो यंग जनरेशन में मिसिंग है, वो कनेक्शन मिसिंग हो रहा है। हम करेक्शन कर रहे हैं बट कनेक्शन नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन बनाइए, फिर करेक्ट करिए। कैसे बना सकते हैं कनेक्शन? कनेक्शन के लिए हमें फ्रेंड नहीं बनना है, बट हमें अप्रोच तो फ्रेंडली रखनी है। और फ्रेंडली अप्रोच का सबसे पहला नियम होता है नॉन जजमेंटल, दूसरा अनकंडीशनल। और उसे समझने की कोशिश करनी है कि सम टाइम द बच्चा वांट टू, बस क्या बैठ जाओ, आप अवेलेबल पेरेंट बन जाओ, बस आप हो वहाँ पर, आप हमारे लिए इमोशनली प्रेजेंट हो जाओ, प्रेजेंट पेरेंट हो जाओ और सुन लो हमें। हो सकता है कि हम फेल हो रहे हो सकता है कि हम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है कि मेरी बॉडी बहुत ख़राब हो रही हो। तो मेरे प्रेजेंट पेरेंट होने से शायद हम उसकी मदद कर पाएँ, शायद हम उसको बता पाएँ कि तुम कैसे इस जर्नी को बढ़ोगे। लेकिन पहले उसके साथ अपना एक कनेक्शन बनाना है बिना उसको जज किए हुए। जनजीज को लेकर ना ऑफिस में भी बहुत होता है कि ये ठीक से काम नहीं करते हैं, ये तो बस बोल देते हैं कि मुझे मेंटल हेल्थ के लिए छुट्टी चाहिए, या मुझे ट्रैवल पे जाना, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुंह पे बोल देते हैं, जो कि उनसे पहले वाली जनरेशन, उनके लिए ये इम्पॉसिबल था बोलना। तो सबसे लापरवाह जनरेशन बोला जाता था। हालांकि अभी जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हुआ और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो फिर लोगों ने समझा कि ये भी, इनके अंदर भी कुछ है काबिलियत। अभी तक तो मतलब मुझे लग रहा है इसकी वजह से भी काफ़ी इमेज में चेंज आया है उनके। अब ये कहना कि ये जनजी जो है या जनरेशन जो है ये वाली,
ये जो मैं अपना अगर ओपिनियन एक रखूँ इस जनरेशन के लिए, तो जो मुझे लगता है कि जो सबसे मुझे इनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी मैं डिस्क्राइब करूँगी। मैं पॉजिटिव से ही शुरू करती हूँ एक्चुअली। जो ये जनरेशन है ये वोकल है, ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहती है और लाउड एक्सप्रेस करती है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे बताया मिलेनियम है या उससे पहले की जनरेशन से उन्हें सप्रेस करना सिखाया गया था कि डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, कि अपने इमोशंस को मत बताओ या किसी से कहो मत, उन्हें बताया गया था शुरू से। अब ये जनरेशन अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को लाउडली एक्सप्रेस करती है, व्हाट दे वांट। उन्हें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना आता है। उन्हें पता है कि अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि दे आर फुल्ली अवेयर अबाउट देयर ओन हेल्थ, आइदर इट्स फिजिकल मेंटल। उन्हें लाइफ में क्या करना है उन्हें ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है। अब हम इनके जो वीकनेसेस हैं या जो एक निगेटिव ट्रेड्स इनके अगर आप देखोगे तो वो आता है कि इनके अंदर जो सबसे बड़ी वीकनेस है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। दूसरे इनडिसिप्लिन अगर आप देखो तो दे डोंट हैव एनी बायोलॉजिकल क्लॉक का जो फॉलो करने का एक नियम होता है ना, या एक नियम होता है टाइम मैनेजमेंट को, तो वो इनके पास थोड़ा सा मिसिंग है। इन्हें नहीं पता है कि सुबह से शाम तक हम क्या करेंगे, क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, और फिर हमारे पास आएंगे या जब बात करते हैं हम लोग तो उन्हें स्ट्रेस हो रहा है या लोनलीनेस फील हो रहा है। जैसे अभी मैं अगर आपसे अगर रियल लाइफ केस शेयर करूँ तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया, उसने बताया मैम मेरे को बहुत लोनली लग रहा है, आई रियली डोंट वांट टू लिव, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं लाइफ में करने के लिए। तो मैंने कहा आई अंडरस्टैंड बच्चे, मैं समझ सकती हूँ आप क्यों ये महसूस कर रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारा रूटीन क्या चल रहा है इन दिनों? सिर्फ अपना बेसिक सुबह उठने से लेकर रात तक का मुझे रूटीन बता दो। उसने बताना शुरू किया कि मैम मैं 9 से 10 के बीच में उठ रहा हूँ और उठने के साथ बस ब्रश वश करता हूँ और फिर बैठ जाता हूँ अपने बेडरूम में। ही मोबाइल होता है, फिर टीवी होता है, नेटफ्लिक्स होता है और मेरा मोबाइल बीच बीच में। तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट वगैरह सब मैम वहीं पे कर लेता हूँ, मम्मी दे जाती है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं मैम, ये 11, 12, 1, 2 बजे तक चलता रहता है। फिर मन होता है तो नहा लेता हूँ, नहीं तो फिर स्किप हो जाता है वो भी कभी कभी। और फिर मैंने क्या कर रहा है, मेरा मन ही नहीं करता मैम नहाने का, बाहर जाने का मन नहीं करता है। ऑनलाइन मम्मी को सामान कहती है ब्लिंकिट कर देता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर मैं कुछ नहीं मैम 7-8 बजे तक पापा आते हैं तभी उठता हूँ, नहीं तो लगातार। मैंने कहा आप सेम बेड पे आप 10 बजे से बैठते हो 7 बजे तक, आपका मूवमेंट नहीं है। फिर आप 7 बजे उठने के बाद में अब आप खुद से बताओ, आप अगर मोबाइल और टीवी दोनों स्क्रीन पर हो एक लगातार एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक में, तो आपके ब्रेन को रियल एक्सपीरियंसेस होगा या रियल लाइफ में जो एक प्लेजर मिलता है फ्रेश एयर में जाने का, धूप में जाने का या लोगों को देखने का, आप मिस करोगे। तो आपको लोनलीनेस तो फील होगा ही ना, आपको हैवीनेस तो फील होगा ही। फिर आप हमें ये महसूस होता है कि हम कुछ कर नहीं रहे। तो ये है दिनचर्या ज़्यादातर जनरेशन की या इस जनरेशन की जेनज़ी जिनको हम बोल रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी वीक है और प्रोडक्टिविटी का टाइम भी इनका थोड़ा चेंज है। ये जनरेशन बायोलॉजिकल क्लॉक उल्टा करके बैठी हुई है। ये लेट नाइट तक जगते हैं, लेट नाइट तक आप देखो ना, इनकी वजह से ही तो फूड ऐप अपना काम कर रहे हैं। आप स्विगी, जोमेटो या जो भी फूड ऐप्स हैं आप देखो, वो रात में 12-1 बजे भी बिरयानी खा रहे हैं, उसके बाद में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर सुबह बोल रहे हैं ब्लोटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उठने का मन नहीं हो रहा है, पूरी साइकिल गड़बड़ है। तो जेनजी की जो गर्ल्स हैं उनमें क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आप देखते हैं आजकल की जनरेशन की जो लड़कियां हैं? लड़कियां मुझे लगता है वोकल ज़्यादा हैं, अपनी बात कह पाती हैं बहुत स्ट्रांगली, बिना इस डर के कि मैं लड़की हूँ मैं अपनी बात कैसे रखूँ। जैसे मेरे पास एक बच्ची आती है एंड उसका अपने फादर के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और जब उसके फादर उसके साथ आए और उसके साथ बैठे तो फादर हैज़ ऑब्जेक्शन वो लॉट्स ऑफ इश्यूज़, ड्रेसिंग को लेकर के बहुत इश्यूज़ थे। उन्होंने बोला था कि तुम पहनो बट सब घर पे पहन नहीं पहनो, वहाँ नहीं पहनो। तो उसने कहा आपको नहीं पसंद है आप मत पहनिए, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। और फिर था कि फादर को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल, तो उसका था पापा रिस्पेक्ट रेसिप्रोकेट होगी, आई एम ऑल्सो डिजर्विंग सम ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आप मुझे अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करोगे तो मैं कैसे आपसे प्यार से बात कर सकती हूँ। तो ये बातें शायद पहले की जनरेशन नहीं बोल पाती थी। तो ये बच्चियाँ भी वोकल हैं, स्ट्रांगली ओपिनियटेड हैं, अपनी बात कह पाती हैं, वो हर चीज़ पे पॉइंट रखती हैं। जो एक और चीज़ जो मैं मिस करती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिसिंग है, रेजिलियंस बहुत मिसिंग है। इन्होंने जो फॉर्मनेस बना रखी है दिमाग में वो चेंज नहीं हो रही है। उनको लगता है बस वो परसेप्शन, वो व्यू पॉइंट ही ठीक है जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। दे डोंट वांट टू कम ऑन द अनदर प्लेस। वो सामने वाले की जगह पर आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। उन्हें नहीं पता है कि मम्मी के स्ट्रगल्स क्या है, पापा के स्ट्रगल्स क्या है, मेरे बड़े भाई के स्ट्रगल्स क्या है, जो भी फैमिलीज में आपके एल्डर्स हैं, दे आर फोकसिंग ऑन देयर ओन सेल्फ ओनली। जेनजी शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? बहुत नॉर्मल सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी लेने की आदत ही नहीं है, तो जिम्मेदारी कैसे लेंगे आप ये बताओ। छोटा सा एक काम है उठ के अपना बिस्तर ठीक करना, छोटा सा काम है अपनी बोतल को फिल कर लेना, छोटा सा एक काम है पेड़ों में पानी डाल देना, छोटा सा एक काम है अपनी प्लेट किचन से लेकर के आ जाना, छोटा सा एक काम है अपना किचन से अपने रूम से प्लेट्स को अंदर रख देना। ये छोटे छोटे काम अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम शादी जैसी एक इंस्टीट्यूट में कैसे खुद को इंडल्ज करेंगे। लिव इन इज गुड, लिव इन में रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है, वो तो शेयरिंग है।
और मैरिज इज़ द कंसेप्ट ऑफ इमोशनली सेक्रीफाइस हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं, आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, आपको स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, देन इट्स डिफ़िकल्ट टू चेंज फॉर देम। और उन्हें ये भी लगता है कि शादी से जो जो भी चीज़ें मिलती है वो तो हम ऐसे भी हमें मिल जाएंगी, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, तो फिर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल फैक्ट बोला आपने ये कि हम शादी के ही कंसेप्ट, क्योंकि शादी उनके लिए इज़ नॉट अबाउट कि कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई एक ज़रूरी पर्पस है। दे जस्ट फील कि शादी मतलब कि रिप्रोडक्शन है, शादी मतलब सम फिजिकल इंटिमेसी है, शादी मतलब तो दे डोंट हैव एनी बाउंड्री, दे डोंट सेट एनी बाउंड्रीज, बट दे फील कि ठीक है हम तो लिव इन में रह के भी कर सकते हैं। तो वो एक जिम्मेदारी जिसको होती है कि भाई हस्बैंड बाहर से आ रहा तो मुझे उसके लिए कुछ क्रिएट करना है, या वाइफ मेरी बाहर से आ रही है तो मुझे उसको खुश रखना है। तो ये फीलिंग्स नहीं है कि भाई दोनों की अपनी अपनी चाबियां हैं, जब अपनी मर्जी से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप एक बॉन्ड मिसिंग करते हो वहाँ पर, और आपको पता है कि हम ये चेंज कर सकते हैं। और मैरिज इंस्टीट्यूशन में तो चेंज करने के लिए पूरा लीगल सेगमेंट लगेगा आपको। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ है जो बहुत अच्छी है जंजीर में, कि वो अल्कोहल और स्मोकिंग को ना बोल रहे हैं। बहुत बड़ा परसेंट है जो अब ना बोल रहा है, और उसकी वजह से अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि यंग जनरेशन अब बहुत कम, मतलब वो उन्हें पता है कि वो पार्टी कर सकते हैं, बिना अल्कोहल के एंजॉय कर सकते हैं, वो सोबर रह सकते हैं। हाँ, है ये चीज़ डेफिनेटली है, बट साथ साथ कूल बनने रहने के लिए उनको पता है कि वीड भी लेना है, उन्हें पता है अल्कोहल भी लेना है। तो ये चीज़ आपने जो बोला है कि उन्हें ये पता है कि क्या क्या है जो मुझे लेना है, इवेंचुअली उन्हें ये भी पता है कि ये मुझे नुकसान कर सकता है, ये मुझे हार्म पहुंचा सकता है, मुझे ये नहीं लेना है। तो उनको एक्सपोजर सब चीज़ का है, और उन्हें ये भी पता है कहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है। और यहाँ पर भी हम जेंडर बेस पे बात नहीं कर रहे हैं, हर किसी की, मैं जेंजीज मतलब बोथ, तो यहाँ पर हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं। बट यहाँ पर इनका थोड़ा कंट्रोल ये रहता है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ लेना। जैसे मैंने ये बताया, जनरेशन का जो बेस्ट पार्ट है कि दे नो कि हाउ टू अचीव माई ड्रीम। उन्हें पता है कि अगर मुझे मॉडलिंग करनी है तो, या मुझे सिंगर बनना है तो मुझे अल्कोहल से नुकसान हो सकता है, मुझे अगर ये करियर में जाना है तो मुझे स्मोकिंग छोड़नी होगी। तो उन्हें कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से पता है अपना, इसलिए शायद वो कर पाते हैं। और बहुत बड़ा हिस्सा यंग एडल्ट्स का सोशल मीडिया पर आ रहा है, कंटेंट बना रहा है, और बहुत अच्छी खासी फॉलोइंग है उनकी, और अच्छा खासा पैसे भी कमा रहे हैं वो। तो आप इससे किस तरह से देखती हैं कि कितना ये पॉजिटिव है, या फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं? पॉजिटिव देखिए, अगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंटेंट बनाए, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन में ये जर्नी नहीं तय करी है। अगर आप किसी, जैसे एक इन्फ्लुएंसर है, शायद मैं उसका नाम भूल जाती हूँ, पता नहीं, दैट पर्सन कोविड के टाइम उसने 365 दिन में हर दिन एक रील डाली थी, और उसके बाद में सौरभ जोशी की हाँ शायद तो उसके बाद उसका आज आप देखेंगे तो उसकी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, ये है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं आजकल, यही सब देख रहे हैं कि अरे वो इन्फ्लुएंसर अपना घर दिखा रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर ब्लॉग बना रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर ये कर रहे हैं, बट उनके हार्डवर्क को हम हाईलाइट नहीं कर पाते। तो जो इसका नेगेटिव पॉइंट्स है, हम सिर्फ उस पूरे करियर के ब्राइटनेस और हाईलाइट्स को देख रहे हैं, हम उसकी रियलिटी को ऑब्जर्व नहीं कर रहे कि हर सक्सेस के पीछे एक हार्डवर्क लगती है। आइदर इट्स ए डिजिटल मीडिया, आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, आप रील पोस्ट कर रहे हो, आप ब्लॉग बना रहे हो, और इसकी वजह से आपको एक इजी वे लगता है पैसा कमाने का। जैसे मेरे पास ये यंग बच्चों में जो बच्चे आते हैं, उनका एक और बहुत मेन जो रिप्लाई भी होता है कि मैम मेरे को बहुत जल्दी पैसा कमाना है। तो ये ज़्यादातर ये बच्चे या तो स्टॉक मार्केट पढ़ रहे होते हैं, या तो ये इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या तो ये रेसर बाइक रेसिंग में, या इस तरह से करके अगर आप देखो तो कुछ इसमें मैं स्टंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसमें मेरे को ज़्यादा हाइप मिलेगी। तो इसकी वजह से भी इनको है कि शॉर्ट टर्म वे में हम कैसे पैसा बहुत कमा सकते हैं। ये पर्टिकुलर ब्लॉगर जो है ये बहुत पैसा कमा रहा है, और उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है कि यार टाइम निकला जा रहा है, मैं भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो रील्स देखते हैं कि यार इसने तो 25 की उम्र में ये करोड़पति बन गया है, ये तो अरबपति बन गया है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। 20-25 साल की उम्र में हम लोग बस स्टार्ट कर रहे होते हैं, बट आजकल उन्हें खुद फेल जैसा महसूस होने लगता है कि वो फेल हो रहे हैं लाइफ में। क्योंकि पर्सनल रिजेक्शन और फेलियर को लर्निंग होती नहीं है ना। फेलियर इज़ नॉट अ लर्निंग फॉर देम, फेलियर इज मीन कि ये रिजेक्शन है, मेरा पर्सनल रिजेक्शन है। और जैसे आपने बताया अभी कि अपनी कंपैरिजन किससे हो रहा है, जो पहले आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी, मैंने कहा ना, उनकी जर्नी नहीं देखी इन्होंने अपने आप को अपनी 2 दिन अपनी रील या कंटेंट क्रिएट किया, उसके बाद उनको लगा कि मेरे को लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और ये जनरेशन, जैसे आपने बताया, एंजाइटी हो रही है, या स्ट्रेस में जा रहे हैं, या बर्न आउट हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि करना तो बहुत कुछ है, दे हैव लॉट्स ऑफ थॉट, लॉट्स ऑफ प्लानिंग, बट मिसिंग क्या है, एग्जीक्यूशन, एक्शन। जब एक्शन की बात आती है, करने की बात आती है, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन में टल जाता है बाद में करने में।
और जैसे जैसे टलता जाता है उसका एक पहाड़ खड़ा होता है और फिर हमें लगता है अरे मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे से तो कुछ होगा नहीं, फिर वो अनसर्टेनिटी का फियर, और अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज डेफिनेटली वो आएगी तो एंजाइटी होगी आपको। तो कोई है जो यंग एडल्ट आपके पास आया हुआ है ऐसी प्रॉब्लम लेकर, तो आप उसे किस तरीके से गाइड करते हैं? बहुत सारे यंग एडल्ट आते हैं मेरे पास में, और मेरा सबसे पहला होता है कि आप बेसिक चीज़ों से शुरू करिए, कहाँ पर आपको लग रहा है कि आप गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब बच्चे आते हैं, ज़्यादातर बच्चे प्रोकास्टिनेशन को लेके परेशान होते हैं। दे नोज कि मैं प्रोकास्ट कर रहा हूँ या मैं चीज़ों को प्रॉपर डिसिप्लिन वे में नहीं कर पा रहा हूँ। डेफिनेटली ये हमारा जो डिजिटल ये जो गैजेट्स हैं ये मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं उनके साथ में, और तो फर्स्ट फेज़ में दे हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। मैं उन्हें नहीं बताती हूँ कि ये चीज़ आपको नुकसान कर रही हैं, ये आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको कैसे उनको छोड़ सकते हैं या कैसे उसके साथ प्लानिंग कर सकते हैं ये बताते हैं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच जनरेशन गैप हमेशा से हो रहा है और ये फ़र्क हमेशा रहेगा, लेकिन अब सिर्फ जनरेशन का गैप नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी गैप है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं इन 10-20 सालों में। तो अभी आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स और बच्चे क्यों एक लाइन पे तो खैर नहीं आ सकते, कि क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे, एक म्यूचुअल जगह पे नहीं आ पा रहे हैं? देखो, जनरेशन गैप तो रहेगा, हम वो बंद नहीं कर सकते या वो हम भर नहीं सकते। एक लाइन बोलूँगी, जनरेशन गैप कितना भी हो, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। फिर जैसे आपने पूछा कि पेरेंट्स क्या ऐसा करें कि बच्चों के साथ में कनेक्ट रहें, उनके साथ में एटलीस्ट उनकी कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट करें। अगर वो रील देख रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप उनके जैसा बंद करके उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करिए। कुछ अपनी चीज़ें बताइए, अपने ट्रॉमास को, अपने पास्ट को मत बताइए। व्हाट नाउ यू वांट टू लर्न न्यू थिंग, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, इस लैंग्वेज को ऐसे सीखते हैं, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स अभी मेरे साथ में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और उनकी लैंग्वेज सीखना, जो जनरेशन जेनजीज की लैंग्वेजेस हैं या उनके जो पसंद के रील्स हैं या उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनको देखिए, उनके साथ मीम्स शेयर करिए। तो आप शायद, या उनकी पसंद की बुक्स को पढ़िए, उनसे आइडियाज़ लीजिए, एडवाइस लीजिए कि अच्छा ये कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली आपसे कुछ चीज़ों में ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप उनसे एडवाइस लीजिए, और उनसे जब एडवाइस लीजिए तो ये मत समझिए कि मैं बड़ा हूँ और तुम मुझे कैसे दे रहे हो, तब सीखने वाली मोड पे आकर के उनसे एडवाइस लीजिए। तो डेफिनेटली बहुत एक गैप तो हम भर पाएंगे, और कम्युनिकेशन गैप मत करने क्रिएट। ये तो पेरेंट्स की तरफ से होगा। बच्चे की तरफ से क्या है, क्योंकि पेरेंट्स को भी जनजी से बहुत शिकायत रहती है कि वो बात नहीं करते हैं ठीक से, पलट कर जवाब दे देते हैं, तो और उन्हें लगता है कि ये तो मेरा अधिकार है बोलने का। बोल सकते हैं, जैसे जेनजीज की एक बहुत अच्छी क्वालिटी हम लोगों ने शुरू में भी डिस्कस करी कि स्ट्रॉन्ग है, अपनी ओपिनियन देने में बहुत ओपन माइंडेड है, क्लियर बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, करना चाहिए। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी इस जनरेशन को कि हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा फ़िल्टर लगाने की कोशिश करें, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन है डिसरिस्पेक्टफुल होने में, अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड अपना वर्जन रखने में, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में। बहुत एक पतली सी लाइन होती है, थिन लाइन होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम इधर से इधर आ गए। तो वो जो एज का डेकोरम होता है, नॉट बिकॉज कि कोई पापा है, कोई मम्मी है, कोई दादी है, कोई मामा है, जस्ट बिकॉज कि दैट पर्सन इज एल्डर टू मी, हमें वो एज का थोड़ा डेकोरम मेंटेन करते हुए बात करनी चाहिए। अपनी बात रखिए, बट थोड़े बहुत फिल्टर लगा करके अपनी बात रखिए तरीके से। लेकिन उनका जो लॉजिक होता है ना कि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, वो ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। बड़े होने से, सिर्फ उम्र बड़े होने से वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन इतना उन्हें समझना पड़ेगा, अपनी तरफ से थोड़ा उन्हें झुकना पड़ेगा, थोड़ा पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। तो एक कहीं ना कहीं एक लाइन पे आ सकते हैं दोनों, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक सेंटर लाइन पे आ सकते हैं। पेरेंट्स भी जब इस बात को समझेंगे कि हम सिर्फ पापा मम्मी हैं इसलिए रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, नहीं, हम लॉजिकल बात, क्योंकि ये जनरेशन लॉजिक्स पे काम कर रही है। आप इनको इलॉजिकल चीजें नहीं समझा सकते हैं, इनको आप लॉजिक्स देंगे तो ये समझते हैं। आप अपने तथ्यों को, अपने जो बात उन्हें कन्वे करना चाहते हो, आप उसके एविडेंस बताओ, उनको लॉजिक्स बताओ, डेफिनेटली वो सुनेंगे वहाँ बैठ करके आपके साथ में। आप ऐसे ही रैंडम कुछ भी मत बोल दीजिए कि मत जाओ रात में, मना किया है ना, ये मत पहनो, ऐसा मत करो, कि जगह पर आप ये बताइए कि रात में जा तो रहे हो, ठीक है जाओ, लेकिन मुझे अपना लोकेशन शेयर कर देना, अपने दोस्तों के नंबर दे देना, इफ़ कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं तुम्हें अप्रोच कर पाऊँ, तुम्हें रीच कर पाऊँ। तो ये हमें बनाना पड़ेगा, ये ट्रस्ट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और ये दोनों ही साइड से आएगा। तो ये तो पेरेंट्स और जनजी किड्स की बात हो गई। अब तो जनजी बहुएं भी आ रही हैं तो उनका तो मतलब बिल्कुल इन लॉज के साथ ऐसा होता है कि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। पहले की लोग परेशान होती थी, गुस्सा होता था, लड़ाई होता था, बट अब की जो बहुएं हैं बोलती हैं, वो अपने हक के लिए लड़ती हैं, वो उन्हें जो गलत लगता है वो फिर वो गलत चीज़ें नहीं सहती और ना करती हैं। उनसे अगर कोई बोलेगा कि हमने तो अपने ज़माने में बहुत सहा है, तो कह रही, तो वो जवाब देंगे कि भाई आपने सहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी सहेंगे, वो जो गलत है वो गलत है।
स्ट्रांग है, बोलने में माहिर हैं, अपनी बात रखने में बहुत एक्सपर्ट है, अपनी बात कन्वे कर पाते हैं। तो चाहे वो बहू के रूप में आए या ब्रदर इन लॉ के रूप में आए या सन इन लॉ के रूप में आए, वो अपनी बात कहना जानते हैं। और डेफिनेट सी बात है, वो है ना, कौन सा अल्लू अर्जुन की मूवी का गाना है, कौन सा, झुकेगा नहीं साला। तो काइंड ऑफ है कि उनको, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप बताए ना इन लॉज है या उनके साथ, तो हम ये नहीं समझ रहे हैं कि सम टाइम आई जस्ट वांट टू जेल विद द पर्सन। हमारी अपनी आइडेंटिटी है, मैं उससे इनकार नहीं करूँगी। बहू जब बन के जा रही है तो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर नाम के साथ उसका एक अपनी आइडेंटिटी है। बट अब जब मैं किसी एक और से जुड़ रही हूँ, नॉट अ पर्सन ओनली, विद द फैमिलीज, तो हमें उनकी सिस्टम को, उनके कल्चर को, उनके वैल्यू सिस्टम को भी उतना ही रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। ठीक है, हम अपनी कंडीशन से करें। वो बोले 5 बजे सुबह उठ के करो, तो बोल सकते हैं कि हम 5 बजे नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हम 8-9 बजे उठ करके इस प्रोसेस को कर देंगे। तो यहाँ पर शायद वो क्लासेज नहीं आएंगे। हम अगर बिल्कुल एडमेंट हो जाए कि नहीं, मैं तो नहीं कर रही हूँ भाई, वो नहीं कि आपसे कह रहे कि आप साड़ी पहनिए, आप पल्लू करिए, वो आपके अटायर को नहीं चेंज करने को बोल रहे हैं। बट अगर किसी कल्चर को, किसी वैल्यूज़ को काम करने को बोल रहे हैं, तो उनके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो शायद हम एक म्यूचुअल वे में हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और फिर जो थोड़े बहुत कलेश होते हैं घर में, वो और कम हो जाएंगे। ओके। और एक ये एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस होता है बच्चों में, बहुत ही ज़्यादा होता है, मार्क्स को लेकर और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर कि क्लियर करना है, ये करना है। उस समय उस मेंटल प्रेशर से बचने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, और पेरेंट्स और टीचर को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? एग्ज़ाम्स का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है इस समय, क्योंकि इतना टफ हो गया है अचीवमेंट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप परसेंटाइल देखते होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर या उससे स्कोर देखते हैं, तो वो परसेंटाइल जो पहले 90s में आते थे या 95 या 80s में हो गया, कट ऑफ इतना गया, कट ऑफ इतना गया, आज वो कट ऑफ 99.9 तक जाता है। मतलब लोग देखते हैं कि मतलब जो अचीवर्स हैं 100% में भी अचीव कर रहे हैं। अब वो बच्चा जो उस लेवल तक नहीं जा सकता है, जा भी सकता है, तो उसके अंदर ये प्रेशर है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। वो यहाँ पर ये प्रेशर क्या है, परफॉर्मेंस हो गया, ये परफॉर्मेंस एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रेशर है, पहले हम बोलते थे प्रेशर सम टाइम हेल्प करता है आपको, बिकॉज अगर एक डायमंड भी देखेंगे ना आप, तो डायमंड को कितना प्रेशर देते हो, देन इट्स मोर बिकेम ए ब्यूटीफुल, वो उतना ही खूबसूरत बन के निकलता है जितना उस पर प्रेशर होगा। लेकिन अब ये है क्या, प्रेशर से वो कन्वर्ट हो गया है परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस में कि अगर हम 90% भी ला रहे हैं, और मेरी क्लास में 95 और 98 तक रिजल्ट गया है, तो द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द 90%। तो ये जो अंदर से एक प्रेशर फील हो रहा है कि नहीं यार, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, मेरे को और चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एक कंसिस्टेंट बिहेवियर चाहिए होता है। अब वन नाइट या ओवरनाइट में सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो ये डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और टाइम मैनेजमेंट के साथ में बच्चों को करना चाहिए, तो अब इस प्रेशर को कम कर पाएंगे। प्रेशर वहीं आएगा जहाँ पर इन चीज़ों की लैकिंग होगी, जहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे होगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे होगे, या हार्ड वर्क से कहीं ना कहीं या इनडिसिप्लिन से अपने आप को डेविएट कर रहे होगे। पेरेंट्स की बात आती है, तो पेरेंट्स को बच्चों के जगह पर रखकर सोचना चाहिए कि इट्स नॉट ईजी फॉर देम। वो अपने आप में ही अपनी क्लासरूम से लेकर के, जैसे मैंने कहा, इस पूरी दुनिया से को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब हमारी जनरेशन होती थी या हम लोग जब होते थे, तो हमारा जाना आना सिर्फ नानी के घर, दादी के घर या कुछ रिलेटिव्स के, हमारा एक्सपोजर का एरिया ही इतना था। आज के बच्चों के हाथ में जो गैजेट है, वो चैट बॉट में अमेरिका में बात कर रहे हैं, कनाडा में बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया में बात कर रहे हैं, जापान में बात कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रहे हैं। तो हम इनको लिमिट नहीं कर सकते। इनको पता है कि अरे वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है। तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पेरेंट्स को भी कि इन बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा है हमसे, तो इन्हें एक तो स्पीड के लिए अगर हम इनके सपोर्ट सिस्टम बन के रहें। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जब बच्चे के साथ होते हैं और प्रेशर देते हैं, तो दे ऑल्सो गेट पैनिक इवेंचुअली। पेरेंट्स भी उतने ही पैनिक कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बैक सीट पे आना पड़ेगा, यानी कि हमें कृष्ण बनना पड़ेगा अर्जुन के साथ में, रथ को लेकर के, कि अर्जुन हमारा बच्चा है और हमें कृष्ण बन के उसका मेंटोरशिप करनी है, हमें कोच बनना है, हमें प्लेयर बन के फील्ड पे नहीं उतरना है। पेरेंट्स जब तक इस मोड पे नहीं आएंगे और भरोसा नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा कर सकता है, कुछ भी करेगा, नॉट इन अ नीट और IIT निकाले वही, ये भरोसा होना चाहिए कि वो 100% सर्वाइवल के लिए कर लेगा। ये नीट, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप बेकार हो, आप वर्थलेस हो। आप किसी और चीज़ में बहुत खूबसूरत हो, किसी और चीज़ को आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो उनकी सेल्फ वर्थ को बनाए रखना पेरेंट्स का काम होता है, जिससे उनके अंदर सेल्फ डाउट नहीं आए। टीचर्स का काम होता है कि बच्चे को जज नहीं करे। अगर बच्चा क्लास में किसी बार में नंबर कम लाया है या कभी आपके सामने परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसको जज मत करिए, उसके साथ बैठिए, उसकी मेंटल स्टेट को समझिए। कभी उससे ये भी पूछिए कि कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, आई अंडरस्टैंड माई नंबर इस बार इतने अच्छे नहीं आए हैं, तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम बताना चाहो मुझे। तो शायद वो कनेक्ट महसूस करेगा और अपनी बात कह पाएगा।
ओके। और जो है, अब जैसे आपने बताया कि हर बच्चा नीट के लिए नहीं बना, हर बच्चा आईआईटी करने के लिए नहीं बना। अब घर वालों का प्रेशर या खुद उसे लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए, उसने नीट का पेपर दिया, उसने आईआईटी का पेपर दिया, नहीं हो पाया उसका, अब वो बहुत डिप्रेशन में है, वो बहुत, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले पेरेंट्स को ही बोलना चाहूँगी यहाँ पर भी मैं, अच्छा। कि घर का एटमॉस्फेयर, ड्राइंग रूम का एटमॉस्फेयर, डाइनिंग टेबल का एटमॉस्फेयर सूदिंग करिए, रिलैक्सिंग करिए। ये थॉट्स वहीं से ही आ रहे हैं। हम जब बच्चे के ऊपर में पूछते हैं कि क्यों नहीं होगा तुम्हारा, क्या तुम कर रहे हो, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुम रूल क्यों नहीं बना रहे हो, या तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, तो हम जब पेरेंट्स के लेवल पे ये चीज़ें कम करेंगे, फिर हम बच्चों तक पहुँचेंगे और उनको ये एहसास कराएंगे कि ये एक टेस्ट तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी नहीं है, ये एक टेस्ट का रिजल्ट, तुम्हारा जो एक फेलियर है, ये तुम्हारा पूरा ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की किताब नहीं है। हो सकता है कि एक चैप्टर है जो ख़राब है, जो अच्छा नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट द होल बुक। बहुत कुछ है अभी बचा हुआ। तो बच्चे बहुत जल्दी होप खो देते हैं और ये महसूस करते हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं। आप आज भी देखेंगे तो अगर करियर वाइज हम लोग सिर्फ 5-6-10 करियर्स को उंगली में गिनते हैं, मोर देन 5000 करियर्स हो सकते हैं या उससे भी कहीं ज़्यादा करियर्स हैं। हम स्पोर्ट्स में भी देखेंगे तो 100 से ज़्यादा करियर्स आपको एक स्पोर्ट्स में मिल जाएंगे। मेडिकल करियर में जाएंगे आप, उसमें बहुत सारे करियर मिल जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बस सुनने की क्षमता हमें थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। नॉक करती है वो सॉफ्टली। इस समय जो स्टूडेंट होते हैं इस एज में, एक और प्रॉब्लम होती है हार्ट ब्रेक की। तो घर में इतना प्रेशर है, घर में तो वो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते कि कोई लाइफ में उनकी कोई लड़की या लड़का है, तो अब वो साइलेंटली इसे कैरी करते हैं, साइलेंटली इससे लड़ते हैं, उससे जूझते हैं। तो साथ में एग्ज़ाम का भी प्रेशर है। तो ओवरऑल इतनी सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो रहा है, उससे कैसे डील करें? ब्रेकअप या रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत इजीली ये बच्चे बहुत वनरेबल हैं। मतलब अगर आप जैसे मैंने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते तो अपने इमोशंस शिफ्ट करते हैं, इमोशनली सिक्योर बहुत नहीं महसूस करते हैं। तो जब इन्हें लगता है कि बाहर कोई लड़की है तो उसे कोई लड़के में अपनी एक इमोशनल सिक्योरिटी नज़र आती है, या एक लड़का है तो उसे किसी लड़की में एक लव अफेक्शन या केयर महसूस होता है, तो हम धीरे धीरे डिपेंडेंट होने लगते हैं। हम अपने इमोशंस को इतना इन्वेस्ट करने लगते हैं, और जब एकदम से वो रिश्ता टूटता है या दूर जाता है, क्योंकि ये जेनजीज की भाषा है, सिचुएशनशिप इनकी जनरेशन में है, घोस्टिंग इनकी जनरेशन में है, और ये जनरेशन बात भी करती है तो हम कि फ्रेंड विद द बेनिफिट्स पे बात करते हैं। तो ये पूरी जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो ये जो टर्म ये लोग यूज़ करते हैं, या ये टर्म में ये जनरेशन के बच्चे होते हैं, तो ये खुद भी बहुत दे नोज कि हमारा ये रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। दे इजीली बोर्ड विद द वन रिलेशनशिप। तो अगर कुछ बच्चे इमोशनली कनेक्ट हो गए, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव भी हैं कुछ चीज़ों में, तो अगर कनेक्ट हो गए तो वहाँ पर या वन साइड से कनेक्ट हो गए, वन साइडेड से डेफिनेटली ये भी बहुत केसेस आते हैं। वन साइडेड से कनेक्ट है, दूसरे साइड से सिर्फ वो फ्रेंड वाला एक जोन मिल रहा है, तो भी चीज़ें बहुत इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं। तब आप परफॉर्मेंस पे, अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप घर के साथ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी वर्क प्लेस पे फोकस, घर में शेयर भी नहीं कर सकते हैं वो। तो कैसे डील करें फिर? सबसे पहले तो समझना होगा कि जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो, तो एक तो बहुत इजीली मत एक रिश्ते को नाम दे दीजिए, समय दीजिए। हर एक रिश्ते को बनने में, बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। हम 2 डेट्स पे गए, और सबसे बड़ी बात आजकल की जो डेटिंग ऐप्स हैं, हम 3 से 4 बार डेटिंग ऐप्स में मिले। शुरू में हमने चैट किया, 5 से 6 चैट के बाद हमने नंबर एक्सचेंज किए, नंबर एक्सचेंज के बाद हमने इंस्टाग्राम और उसकी आईडी पूछी और उसमें एक दूसरे को मैसेज भेजा, फिर नैन वी चैट्स, वी शेयर एंड टॉक अलॉट, फिर मिलना शुरू कर दिया, और फिर सीधा ही कुछ महीनों के अंदर में हम एक रिलेशनशिप को नाम दे देते हैं। फिर वहीं से शुरू होती है वो जद्दोजहद कि हम रिलेशनशिप में हैं, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, बट इतनी जल्दी नहीं बनती है वो रिलेशनशिप। जिसको हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या डीप रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। तो इसके बनने में समय लगता है। तो सबसे पहले तो पेशेंस रखिए। अगर कोई रिश्ता बना रहे हैं तो पेशेंस रखिए, वो धीरे धीरे बिल्ड होगा, और बिना एक्सपेक्टेशन के एक रिश्ता बिल्ड करिए। किसी रिश्ते से एक्सपेक्ट मत करिए कि हाँ ये मिल जाएगा मुझे इमीडिएटली, या ये मिल जाएगा। और जब ब्रेकअप होता है आपका, ज़्यादातर जैसे बच्चे हैं ब्रेकअप से निकलते हैं, और वो जो ब्रेकअप के बाद हीलिंग को टाइम नहीं देते हैं। इफ दे ब्रोक देयर हार्ट, बुरा लगा है, तो उसके बाद आप उसको हीलिंग का टाइम तो दो। और हम हीलिंग की जगह पर कंधा एक ढूंढ लेते हैं, यानी कि एक दूसरा बंदा या बंदी ढूंढ लेते हैं जो हमारे को उस इमोशन के साथ में ट्रांसफर हो जाता है। वो भी डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन भी है, और वो बहुत जल्दी इजीली ब्रेकअप होता है उसमें भी, क्योंकि हम हील ही नहीं हुए थे अंदर से। हम बिना हीलिंग के ही उस प्रोसेस में आगे बढ़ गए। फर्स्टली आई हील माई सेल्फ, उसके बाद हम किसी दूसरे पर स्विच करेंगे। तो ये भी आपको हेल्प करेगा कि एक ब्रेकअप के बाद टाइम लीजिए दूसरे रिलेशनशिप में आने से पहले। और ये सोशल या डिजिटल मार्केटिंग या क्या बोलते हैं, ऐप्स जो हैं, डेटिंग ऐप्स, ये आपके मैच मेकर्स नहीं हैं।
आपने बोला है कि मतलब एक ब्रेकअप से निकल के दूसरे रिश्ते में जाते हैं, ऐसा भी होता है कि एक रिश्ते में रहकर भी वो बोर हो जाते हैं, वो दूसरा रिश्ता ढूंढने लगते हैं उसी टाइम पर भी, तो ये भी बहुत कॉमन है। बिल्कुल बहुत कॉमन है, बोर्डम तो आता ही नहीं ना, मतलब बोर होना आता है सीखा ही नहीं इन्होंने। अगर आप इस जनरेशन के बच्चों से बोलिए कि आप थोड़ी देर बोर हो जाइए, या एक रिश्ता जिसमें है उन्हें वो चार्म फील नहीं हो रहा, या उन्हें पता है कि वो सेम चीज़ें हो रही हैं और मेरे को अभी इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम दूसरे में स्विच कर जाते हैं, फिर हम तीसरे में स्विच कर जाते हैं। जब हम एक रिश्ता ख़त्म कर रहे होते हैं, मेरा ब्रेकअप हुआ होता है, उस समय थोड़ा टाइम लीजिए हीलिंग में, स्विच मत करिए, और डेटिंग ऐप्स को अपनी डेस्टिनी मत बनाइए, और ये मत बनाइए कि उन डेटिंग ऐप से हम सोलमेट्स को ढूंढ पाएंगे। डेफिनेटली आजकल लोगों के पास वो टाइम नहीं है या इतना पेशेंस नहीं है कि हम अपने उस ऐप्स के थ्रू हम जल्दी जल्दी मिलते हैं लोगों से, मीटिंग्स करते हैं। तो हैव पेशेंस फॉर द बेटर रिलेशनशिप। अपने जब तक नहीं आपको फील हो अच्छा, तब तक अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करिए, तो आपको हर्ट थोड़ा कम होगा। एक और चीज़ होती है कि डेटिंग ऐप्स पर लोग जाते हैं सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए, तो उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये मतलब जज तो नहीं कर सकते हैं, बट क्या रीज़न क्या है और क्या हो सकता है इसमें? अगर आप देखेंगे तो इट्स वेरी इजी नाउ दीज डेज टू एक्सेस करना इस चीज़ को, कि आप एक कैजुअल रिलेशनशिप में जा रहे हो और दैट रिलेशनशिप नीड ओनली द हुकअप्स, और उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि आपको के पास में आपको ये पता है कि कोई आपको यहाँ जज नहीं कर रहा है, आपको कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है, आपको उसके रेप्लिकेशंस नहीं फेस करने हैं, और आपको सिर्फ यू गेट अ प्लेजर ओनली, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इन अ वेरी ईजी वे। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम उस तरह के मोड में जाते हैं। अगर हम प्रॉपर एक रिलेशनशिप में जा कर के हम इंटीमेट होते हैं या इस तरह के रिलेशनशिप में जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी बनती है, या बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमें उसके रेप्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके। और डेटिंग ऐप्स में आप इन सब चीज़ों को, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप जाते हैं, मिलते हैं, आप हुकअप करते हैं और आप भूल जाते हैं। तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो पर्सन कौन था, किस लिए आया था, आपको उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। तो ये भी कल्चर शायद इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के साथ हमें इमोशनल कनेक्ट नहीं बनाना है। पर इसकी वजह से आगे चल के उनको अगर लॉन्ग टर्म रिश्ता रखना है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि फिर वो जो रियल लाइफ में आपका एक पार्टनर होगा और आपकी एक अपनी फैंटेसी जो उस तरह से होगी, जैसे बहुत बार मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, दे हैव सम डिफरेंट फैंटेसी होती है, जो उनको शायद डेटिंग ऐप्स में या कल अलग तरह से, जैसे वो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं हैं जिसको देखते हैं तो उनकी फैंटेसी क्रिएट हो जाती है दिमाग में, और जब वो रियल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होते हैं तो उनको वो वाली फैंटेसी नहीं उनकी मीट आउट होती है। तो वहाँ पर बहुत क्लैशेस आते हैं, वहाँ पर बहुत गैप्स आते हैं दोनों के बीच में, और एक रिश्तों में जब एक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, खास करके जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में, तो एक उसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। अभी हम स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, कब वो जो है सिर्फ दोस्तों से बात करके या फिर फैमिली से बात करके वो उससे डील कर सकते हैं, या फिर कब आपको लगता है कि उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए? बहुत ज़रूरी बात है इस पे डिस्कस करना, कि अगर कोई भी इंसान, देखिए दुखी हर कोई होता है, आपको भी कभी गुस्सा आता होगा बिना किसी रीज़न के, कई बार हमारा मूड ख़राब होता है, हमारे मूड चेंजेस होते हैं, बहुत नॉर्मल सा फिनोमेना है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर में जब आपको लग रहा है कि सिर्फ कभी कभी हमारा मूड ख़राब है, या हमें अंदर की मन की बात किसी से कहनी है, शेयर करना है, तब तो पेरेंट्स हैं, आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं अपनी मन की बात में, या अपने जो अंदर में स्ट्रगल चल रहा है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें जब आप किसी अपने दोस्त के अंदर में या किसी अपने रिलेटिव्स के अंदर में आप ये देखें कि कुछ समय से वो अकेला रहना पसंद कर रहा है या पसंद कर रही है, या वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या वो इंसान को जो पसंद था एक्टिविटीज़, जैसे घूमना पसंद था, मूवी देखना पसंद था, वो भी नहीं कर रहे हैं, उनकी नींद ख़राब हो रही है, नींद डिस्टर्ब है, या भूख भी और ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, या बहुत 2 हफ्ते या 2 हफ्तों से ज़्यादा ये पैटर्न बना हुआ है कि कई बार लगता है ना कि आप आलसी उठ नहीं रहे हो, तो इट्स नॉट अबाउट द आलस, इट्स अबाउट द कि ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। और ये पूरे पैटर्न अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा बने हुए हैं, देन यू नीड अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपका आलस नहीं है, या आपका टालने की बिहेवियर नहीं है, ये आपके अंदर एक केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, दैट नीड टू बी ट्रीटेड। और जैसे हम किसी रिश्ते में हैं, किसी से हमारा ब्रेकअप हो गया, तो कई बार होता है कि ब्रेकअप हुआ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, दर्द हुआ, दुख हुआ, हम निकल आए। कई बार ऐसा होता है कि ट्रॉमा हो जाता है, कि वो इंसान इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, या फिर मान लो किसी पे बहुत भरोसा कर रहा है, उसने धोखा दे दिया, चीट कर लिया, और कोई स्टूडेंट है या लड़का लड़की कोई भी हो, और वो मतलब ट्रॉमा में चला गया, उसका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो गया, ऐसे समय में क्या कर सकता है वो?
सबसे पहले तो जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपना सोशलाइजेशन कट कर देते हैं, यानी कि अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद कर देते हैं। हम अपने जो हमारी हॉबीज़ हैं या जो हमारे लाइकेबल थिंग्स हैं हम उसको कट करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर फोकस सिर्फ एक इंसान के ऊपर हो जाते हैं। उसी से ही बात करना, उसी के साथ चैट करना, उसी के साथ वीडियो कॉल करना, उसी के साथ कॉफ़ी पीने जाना, उसी के साथ घूमने जाना। तो सबसे पहले जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हमें अपने जो कनेक्शंस हमने खो दिए हैं हमें वापस से उसको वायर करना पड़ेगा, उनको दूसरा से जोड़ना पड़ेगा, लोगों से वापस से बातचीत करनी पड़ेगी, अपनी मूवमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। आपको मन करेगा आप कमरे में बैठे रहें, बाहर नहीं निकले, बट इसको अवॉइड करिए, आप बाहर निकलिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी छोटी छोटी शुरू करिए, छोटी सी वॉक कर सकते हैं, छोटा सा आप एक गाना सुन सकते हैं, अपने आप को किसी चीज़ में स्किल्ड कर सकते हैं, कुछ अच्छा बना कर खा सकते हैं, या वो एक्टिविटी जो आपको पसंद आती है आप उसको कर सकते हैं। ओके, बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला। मुझे लगता है कि जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स, उन्हें समझ में आया होगा कि किस तरह पेरेंट्स को समझ में आएगा कि जनजी को कैसे डील करना है, जनजी को समझ में आया होगा कि पेरेंट्स से किस तरीके से बात करनी है, कैसे अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है और प्रेशर नहीं लेना है। लास्ट में चलते हुए आप क्लास मैसेज क्या देना चाहेंगी इस जनरेशन को? बस लास्ट मैसेज यही है कि नोटिफिकेशंस, लाइक, कमेंट आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर अपने आप को डिपेंड मत बनाइए। आपकी ज़िंदगी उसके ऊपर बहुत बहुत खूबसूरत है। रियल कनेक्शंस बनाइए, रियल कम्युनिकेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल बातचीत करिए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप लोगों को ये बातचीत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी इस टॉपिक्स पे बात करी और इतनी डिटेल में मेरे साथ डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। आज की बातचीत हमें यही सिखाती है कि जेन जी कमज़ोर नहीं है, बस वो एक ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहाँ कंपैरिजन बहुत है, उम्मीदें बहुत हैं और सुकून बहुत कम। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब दिमाग ठीक होता है तभी ज़िंदगी ठीक चलती है। अगर आज की बातचीत से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हूं ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं माइंड शिफ्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक कीप शिफ्टिंग योर माइंड।